भैरवपुर गांव से 3 गांव आगे है दुर्गेशपुर नाम का गांव। वहां के वैद्य थे चंद्रभान, दूर दूर तक जिनका नाम था। आसपास के गांव में किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो लोग चंद्रभान जी को ही बुलाते थे। ऐसा ही एक दिन अचानक आंधी बारिश आ गई। सारे आम झड़ जाएंगे, बचेगा एक भी नहीं शायद। कैसी बिजली कड़क रही है, घर के अंदर बैठकर भी कैसा डर सा लग रहा है। चलो खिड़की दरवाजे सब सही से बंद कर देता हूं। अरे इस वक्त कौन आ गया इस आंधी तूफान में? क्या दरवाजा खोलना भी ठीक रहेगा? वैद्य महाशय, ओ वैद्य महाशय, क्या आप हैं? बड़ी मुसीबत में पड़ के आपके पास आया हूं। बाहर जरूर कोई आया है, मुझे ही बुला रहा है शायद, पर आसपास का तो कोई नहीं लगता। चलो जाकर देखता हूं क्या बात है। चंद्रभान दरवाजा खोल देता है और देखता है एक अधेड़ आदमी नंगे बदन, सिर्फ धोती पहने खड़ा है, चेहरे पर चिंता की लकीरें। अरे तुम कौन हो? इतनी रात इस तूफान में क्या चाहिए तुम्हें? पहचान भी नहीं पा रहा हूं। वैद्य महाशय, मेरी बेटी को बचाइए, बचाइए। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ बताओ। वैद्य महाशय, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे काला बुखार हो गया है। आप जल्दी चलिए। अरे लेकिन जाना कहाँ होगा इस आंधी बारिश में? अब कैसे जाऊं? तुम अभी जाओ, कल सुबह आना, फिर मैं जाकर देख आऊंगा तुम्हारी बेटी को। नहीं नहीं वैद्य महाशय, आप कृपया अभी चलिए। मेरा घर भैरवपुर में है, बस 3 गांव बाद। लेकिन इस आंधी बारिश में इतनी रात को कैसे जाऊं? उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे इस जंगल का रास्ता अच्छे से पता है। आप बस चलिए कृपया। अच्छा ठीक है, रुको, घर से दवा का बक्सा लेकर आता हूं। फिर चंद्रभान अपने घर से दवा का बक्सा लेकर आए और उस आंधी बारिश में धर्मशील के साथ उसके घर की तरफ चलने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश, पतली कच्ची सड़क पर धर्मशील आगे आगे, चंद्रभान पीछे पीछे। इतनी रात को इस बारिश में इसके साथ इतनी दूर जाना क्या मेरे लिए ठीक है? क्या हुआ वैद्य महाशय, क्या सोच रहे हैं? आइए, वो देखिए, सामने एक घर देख रहा है, वहां 2 मिनट रुकते हैं। लेकिन तुम्हारी बेटी? आप आ गई ना, मेरे साथ उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन इतनी बारिश में आपको बुखार हो गया तो? हाँ अच्छा ठीक है, चलो। वो दोनों चलते चलते पहुंचते हैं। वैद्य महाशय, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? वह मेरी इकलौती बेटी है। देखो, मैं तुम्हारी बेटी को देखे बिना कुछ कह नहीं सकता, पर अगर बुखार बहुत बढ़ गया तो शायद मैं उसे बचा न सकूं। ऐसी बात मत कहिए वैद्य महाशय, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कुछ देर खामोशी छा गई। चंद्रभान की थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। कुछ देर बाद अंगड़ाई लेकर जागते हैं। अरे मैं अभी तक घर में ही हूं। अचानक जोरदार बिजली चमकी। चंद्रभान ने देखा, घर में कोई ही नहीं है। अरे ये क्या, वो आदमी कहां गया? घर में तो कोई नहीं है। चंद्रभान डर के मारे कांप उठते हैं। तभी एक जोरदार हंसी गूंजती है। कौन है ये? कौन हंस रहा है इस घर में? हंसी और तेज होती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर बिजली चमकती है और धर्मशील का भयानक रूप सामने आता है। पहचाना नहीं अब तू? मुझसे बच नहीं सकता। नहीं, कौन हो तुम? मैं धर्मशील हूं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत दिनों बाद ये मौका आया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। डर के मारे चंद्रभान के दिल की धड़कनें दुगनी हो गई, पसीने से तर हो गए। तूने मेरी बीवी को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैंने नहीं मारा तुम्हारी बीवी को। याद कर, उसी आंधी तूफान वाली रात में जब तू मेरे साथ गया था,
तूने गलत दवा दी थी, मेरी बीवी उसी रात मर गई थी। नहीं, मैंने तो वैसी ही दवा दी थी जैसी जैसी होनी चाहिए थी। झूठ, तूने मेरी बीवी को मारा है और मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। धर्मशील का इतना बड़ा रूप देखकर चंद्रभान बेहोश हो गया। केशव माझी दूर से, अरे वह घर में कोई रो रहा है क्या? कौन है वहां? अरे ये तो वैद्य महाशय हैं, लेकिन आपकी ये हालत किसने की? आइए घर ले जाता हूं। चंद्रभान कांपते हुए सारी बात बता देते हैं। आप धर्मशील के साथ जा रहे थे? वो तो आज से करीब 7 साल पहले ही मर गया था। जब उसकी बीवी मरी तो 7 महीने बाद उसकी बेटी भी मलेरिया से मर गई और धर्मशील ने खुद आत्महत्या कर ली थी। शायद आज उसका इंतजार पूरा हुआ। सचमुच आज मैं बहुत बड़े खतरे से बच गया। आइए वैद्य महाशय, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। और एक बात, अब कभी भी इस रात के अंधेरे में चाहे जितनी जरूरी बात हो, अकेले मत निकलिएगा। ये बात मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। उस दिन के बाद वैद्य चंद्रभान की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचते, जो कुछ मैंने देखा, क्या वो सपना था? नहीं, धर्मशील का वो डरावना सा बड़ा रूप, वो सब कुछ सच था। गांव में लोग कहने लगे कि चंद्रभान पहले जैसे नहीं रहे, ना पहले जैसी हिम्मत, ना पहले जैसी हंसी। अमावस्या की रात थी। दरवाजे पर दस्तक। चंद्रभान चौंक उठते हैं। रात के 1 बजे कौन दरवाजा खटखटा सकता है? फिर कोई भटकती आत्मा तो नहीं? नहीं नहीं, अब मैं वैसा मूर्ख नहीं हूं। दस्तक फिर होती है। कौन है? वैद्य जी, कृपया दरवाजा खोलिए। मेरी बहन बहुत बीमार है, वो मर रही है। आवाज तो किसी स्त्री की लगती थी, बहुत करुणा से भरी हुई। लेकिन उस समय तुम कौन हो? कहां से आई हो? मैं रुक्मिणी हूं, भैरवपुर से आई हूं, वही गांव जहां धर्मशील रहता था। मेरी बहन सविता को तेज बुखार है। कोई और वैद्य नहीं मान रहा आने को। आप ही आशा है हमारी। फिर से भैरवपुर? नहीं, मैं उस गांव के नाम से ही कांप उठता हूं। कृपया वैद्य जी, देर हो रही है। एक पल को चंद्रभान का शरीर जैसे सुन्न हो गया, लेकिन फिर अपने झोले में दवा और लैम्प भरकर बाहर निकले। रुक्मिणी एक लाल साड़ी में थी, बाल खुले हुए, चेहरा लगभग छुपा हुआ। घबराइए मत, इस बार आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं साथ हूं। दोनों पैदल ही भैरवपुर की ओर बढ़ते हैं। रास्ता वही अंधेरा, कीचड़ और पेड़ों की सरसराहट। तुम धर्मशील को जानती हो? हाँ, वो मेरे रिश्तेदार थे। तुम जानती हो कि धर्मशील अब इस दुनिया में नहीं है? जानती हूं, लेकिन कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती। चंद्रभान सहम गए। रास्ता अभी भी लंबा था। फिर कुछ देर बाद वे गांव के एक टूटे फूटे घर के सामने रुके। कहां है तुम्हारी बहन? वो ऊपर वाले कमरे में है। मैं दरवाजा खोलती हूं। लेकिन जैसे ही चंद्रभान सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक डरावनी आवाज आती है। तू फिर आ गया वैद्य। कौन? कमरे में प्रवेश करते ही कमरे में कोई नहीं है। ये क्या मजाक है? रुक्मिणी, तुम्हारी बहन कहां है? मैं ही हूं वो जिसे तूने मारा था। चंद्रभान पलटे और देखा कि रुक्मिणी का चेहरा अब सामान्य नहीं था। वो धीरे धीरे बदल रहा था।
उसका चेहरा धर्मशील की मरी हुई पत्नी में बदल गया था। नहीं, ये सब झूठ है, तुम नहीं हो सकती। तेरी वजह से मैं और मेरी बेटी मरी, और अब तुझे भी हमारे साथ रहना होगा। चारों तरफ की मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अचानक एक चमकती रोशनी होती है और एक हाथ चंद्रभान को पीछे खींचता है। केशव माझी। भागो वैद्य जी, ये सब तुम्हें फिर से फंसाना चाहते हैं। तुम यहां कैसे? मैं जानता था एक दिन वो आत्माएं फिर लौटेंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दोनों दौड़ते हैं। पीछे से रुक्मिणी की चीखती हुई आवाजें आती हैं। रुक्मिणी, तू बच नहीं पाएगा वैद्य। अगली अमावस्या को तुझे फिर आना होगा, वरना मैं खुद आऊंगी। उस दिन के बाद चंद्रभान ने वैद्यगिरी छोड़ दी। वह अपने गांव के सबसे कोने वाले मंदिर में रहने लगा। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। लेकिन लोग कहते हैं, अगली अमावस्या की रात एक लाल साड़ी वाली औरत फिर से उस गांव में देखी गई और उसके हाथ में था वही अदवा का झोला